नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल शुरू किया था पटवार के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, उस मॉडल टेस्ट पेपर में आज हम ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे, जिसमें आपको जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर से कुल मिला के 68 प्रश्न मिलेंगे इस मॉडल टेस्ट पेपर में। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मॉडल टेस्ट पेपर 1 नहीं देखा है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश है आपके मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समय की कमी को देखते हुए मैं सीधा उत्तर बताऊंगा, सारे ऑप्शन नहीं बोलूँगा, तो आप ध्यान से देखते जाना और बने रहना वीडियो के अंत तक। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंदिर नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का जो निर्माण है वो महम अनगा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को जो शुरू किया वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है? तो भगवान तिरुपति मंदिर जो है वो आपके जावादी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब जो है वो लेह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन चीनी उद्योग के बारे में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र नहीं है? तो सारनाथ अशोक सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र नहीं है? वो है आपके हाथी का चित्र नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है वो आपको पुट के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं, पहला कथन है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखते हैं, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कोट नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सही है, कथन 1 और कथन 2 सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की नीति के एक निर्देशांक तत्व द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने। निम्न में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है? तो देखते हैं, कूट का प्रयोग करना। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या समान है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश को? हाँ। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनका भी सेम है। और भारत का राष्ट्रपति, इनका सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 कोट नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो कथन देखना है। कोट के आधार पर आपको उत्तर देना है। देखते हैं, तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, हाँ ये सही है। और दूसरा कथन है आपके सामने, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। यानी केवल और केवल एक सही है, कोट नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मॉडल पेपर आपको मिलते रहे। देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? तो राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है वो है क्रेडिट राशनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने। उत्पादक के 4 कारक हैं, तो उत्पादक के 4 कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के 4 कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो गति का द्वितीय नियम जो है वो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही कथन है वो है ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने।
सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? तो इसका सही कारण जो है वो है कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 56। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने। यदि हम दावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो यदि हम दावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा और इसमें लगभग 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती हुई देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इन दोनों को साथ में मिलाएंगे तो CO2 गैस जो है वो तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या पाया जाता है रक्त में? तो रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कणिकाएं जो है वो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है तो वो है रिंडरपेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी सारे विषाणु जनित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो उच्चतम स्रोत जिंक का कौन सा है? वो अष्टभुज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने। प्रदेश का पहला देहदान स्मारक कहाँ बनेगा? तो प्रदेश का पहला देहदान स्मारक जो है वो उदयपुर में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह करंट अफेयर्स में से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो है वो विजय सांपला को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने। किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे लंबे समय तक रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने के लिए रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जो है सबसे लंबे समय तक रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले निर्भया फंड का पूरा उपयोग करने के मामले में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो निर्भया फंड का पूरा उपयोग करने के मामले में देश में पहला जो राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन आपको करना है। देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, इसरो ने PSLV-C 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया था। ये ऑप्शन आपका असत्य है। अगला देखते हैं, इसके द्वारा निजी क्षेत्र के 19 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। ये सही है। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत नवगठित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NCL का पहला मिशन है। ये भी सही है। 3 शैक्षणिक संस्थानों के 3 उपग्रह यूनिटीसैट और अमेरिका के 12 स्पेस बीज उपग्रह भी धरती की कक्षा में स्थापित किए गए। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो गलत ऑप्शन है, असत्य कथन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने। वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार और कानून 2021 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार और कानून 2021 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वो है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने। राजस्थान में विलेज ऑफ टीचर्स किस गांव को कहा जाता है? तो राजस्थान में विलेज ऑफ टीचर्स जो है वो खजूरी गांव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने। महाराजाओं का म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो महाराजाओं का म्यूजियम जो है वो गुजरात में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने। 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8000 बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो 8000 बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण जो है वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको कथन दे रखे हैं, इन कथनों के आधार पर कौन से कथन सही है इन कथनों को देखना है। देखते हैं, कथन है आपके सामने। अजमेर के चौहान शासकों द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया था। हाँ, ये सही है। जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध साका वर्ष 1301-1302 ईस्वी में हुआ था। तो ये गलत है। अगला देखते हैं, रामेलाव तालाब सोजत दुर्ग में स्थित है। ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है। कूट नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कूट नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन का आपको चयन करना है। देखते हैं गलत कौन सा है। पहला कथन है, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध राजस्थान के शाहबाद दुर्ग से रहा है। ये सही है। उदयपुर के प्रसिद्ध दुर्ग सज्जनगढ़ को उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। अगला है, निमराना दुर्ग को 2008 निमराना फोर्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया। ये भी सही है। अगला है, घूमट का दुर्ग प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये गलत है। यानी प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने जो है वो मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को शरण दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने।
सुमेलित करना, एक साइड में आपको महाराणा दे रखे हैं और एक साइड में आपको राज्यारोहण, उन महाराणाओं का राज्यारोहण दे रखा है। तो देखते हैं किसका राज्यारोहण कब हुआ था। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। पहला है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का राज्यारोहण जो है वो 1433 ईस्वी में किया गया था। अगला है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का 1509 में किया गया था राज्यारोहण। अगला है महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह का जो है 1537 में किया गया था। और अगला है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण जो है वो 1572 ईस्वी में किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? डी, बी, सी और ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो कथन देखने जो सही नहीं है। देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है हरजस में प्राय रामकृष्ण का स्मरण किया जाता है। हाँ, सही है। बाबूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था, ये गलत है। गोगामेडी के चारों ओर फैला हुआ जंगल ओयन यानी वणी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यानी गलत कथन कौन सा है? वो केवल और केवल 2 नंबर कथन जो है वो गलत है। इसका मतलब कोट नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उक्त कथन राजस्थान की किस लोक देवी से संबंधित है। तो इस देवी के केवल सिर की पूजा की जाती है। यहाँ वैशाख एवं भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले भरते हैं और इन्हें अधेश्वरी माता भी कहा जाता है। तो ये कौन सी लोक देवी से संबंधित है? तो ये है आपके सुंडा माता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुंडा माता की जो है वो केवल सिर की पूजा की जाती है। सुंडा माता के यहाँ वैशाख एवं भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले भरते हैं और इन्हें अधेश्वरी माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने। रामानंदी संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रामानंदी संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी की भक्ति दास्य भाव की थी, सही है। वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया, यह भी सही है। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास जी पहारी थे, यह भी सही है। और यह संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय से उद्भूत है, यह गलत है। यानी प्रश्न संख्या 46 का आपके सामने सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो रामानंदी संप्रदाय के संबंध में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने। तेरुंदा क्या है? तो तेरुंदा जो है वो मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान में देने का रिवाज मारवाड़ी में आप किया करे तेरुंटो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने। ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो के लिए किस वर्ष का बिहारी सम्मान प्रदान किया गया था? तो ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो के लिए जो है वो 2014 में बिहारी सम्मान प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने।
पतारासा घाट का संबंध 1818 की संधियों के दौरान किस राजपूत रियासत से है? तो पतारासा घाट का संबंध जो है वो 1818 की संधियों के दौरान बीकानेर राजपूत रियासत से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने। शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई थी? तो शेखावटी ब्रिगेड जो है वो 1835 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने। गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप जो है वो एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। तो न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन जो है वो अप्रैल 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने। मारवाड़ में तोल आंदोलन हुआ था। तो मारवाड़ में तोल आंदोलन जो है वो 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। तो वह कौन सा जिला है? वह धौलपुर जिला है, जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बनास मैदान के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, उनके आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। कौन से कथन सही है ये आपको देखना है। देखते हैं कौन से कथन सही है। पहला है, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। नहीं, ये कृषि के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। अगला है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। हाँ, ये सही है। अगला है, जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। ये भी सही है। अगला, इसकी ढाल पश्चिम की ओर है। ये गलत है, यानी कथन जो है 2 और 3 सही है। कोट नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कोट नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के कृषि विभागीय मृदा वर्गीकरण के आधार पर सही नहीं है? तो कृषि विभागीय मृदा वर्गीकरण के आधार पर गलत कथन का चयन करना आपको। तो देखते हैं, इसका रेवेरिना मृदा गंगानगर जिले में पाई जाती है, ये सही है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा जोधपुर व जालौर में पाई जाती है, ये गलत कथन है। अगला है, जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर जिले में पाई जाती है, ये भी सही है। राई रोजक्स मृदा गंगानगर जिले में पाई जाती है, ये भी सही है। इसका मतलब प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है कृषि विभागीय मृदा वर्गीकरण के आधार पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना जो है वो 1981 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने। राजस्थान में भारत के सतही जल का लगभग उपलब्ध प्रतिशत है। तो राजस्थान में
भारत के सतही जल का जो है वो 1.16% जल उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना जो है वो राजस्थान के चूरू हनुमानगढ़ जिले में चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने। बायतू, लीलाला, जांदुओं की ढाणी, सब्रामणि, गोदरों की ढाणी अभी हाल ही में चर्चा में रहे, तो ये किसके कारण जो है वो चर्चा में रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान तेल रिफाइनरी के लिए जमीन अवाप्ति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। राजस्थान सरकार की भामाशाही रोजगार सृजन योजना BRSY केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? तो BRSY जो है वो केंद्र सरकार की MUDRA के साथ जोड़ी गई है, मुद्रा योजना के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, आशा करता हूँ ऐसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो नोडल एजेंसी के रूप में जो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये संस्था कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है, कौन से कथन सही है और उनके आधार पर कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। राज्यपाल के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन सही होता है। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, गलत है। वे राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, ये भी गलत है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, हाँ ये सही है। और उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है। तो राज्यपाल के संदर्भ में जो सही कथन है वो केवल और केवल 3 सही है। तो इसका कौन सा कूट सही हो जाएगा? कूट नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राज्यपाल जो है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने। निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए। तो असत्य कथन का पता लगाना है, तो देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ये गलत कथन है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में, ये सही है। और उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में, ये सही है। यानी गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? तो जिला स्तर के राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 और यह आज का मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न संख्या 68 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर निर्धारित की गई है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास की दर है वो 7.7% निर्धारित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के हमारे जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको पहले से कुछ क्वेश्चन आ रहे तो उनके आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।